एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे भी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी ये नई टी शर्ट आ गई है, कैसे मिलेगी आपको व्हाट्सएप पे पूछिए, नंबर आपके सामने दिख रहा होगा आपको। इसका बड़ा लोगो भी मिल जाएगा आपको, छोटा लोगो भी मिल जाएगा, 3-4 कलर में भी टी शर्ट्स मिल जाएंगी। और ऐसा भी हम कर सकते हैं, बैक में बड़ा लोगो होगा और आगे छोटा लोगो होगा। तो जैसा भी आपको चाहिए टी शर्ट आप हमसे पूछिए व्हाट्सएप नंबर पे। बात करते हैं इंडियन आर्मी के प्रोजेक्ट उद्भव पे। प्रोजेक्ट उद्भव एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसमें कि हम अपने एंशिएंट टेक्स्ट से ये सीखेंगे, हमारी पुरानी जो किताबें हैं उनसे हम ये सीखेंगे कि वॉर कैसे लड़ना है या उस समय के वॉर किस तरह से लड़े जाते थे। पुराने गुण सीखेंगे जिस प्रकार से चीन भी करता है। हालांकि भारतीय आर्मी के दिमाग में ये है कि नहीं है कि चीन अपने पुराने टैक्टिक्स का इस्तेमाल अपने मॉडर्न वॉर में करता है या नहीं करता है, पर ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। असल में आर्मी ट्रेनिंग कमांड के द्वारा यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन के बाद ये चीज़ निकल कर आई कि हम पुराने जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट लिखे गए हैं या उस समय के जो हमारी रणनीति रहती है, हमारी कूटनीति रहती है, हमारी राजनीति रहती है, कुछ उस प्रकार का इस्तेमाल करके, जैसे कि हमारे चाणक्य जी द्वारा जो पुरानी किताबें लिखी गई हैं उनसे हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है, उनको मॉडर्न वॉरफेयर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें सीख कर हम उस तरह लड़ने का प्रयास करेंगे या उससे इंस्पिरेशन लेने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोगों का ये कहना है, पुराने लोगों का ये कहना है कि अब वॉर लड़ने का समय चला गया है, अब हर चीज़ जो होगी वो डिप्लोमेटिक होगी और संवाद के द्वारा रफा दफा कर दिया जाएगा। पर ऐसा लगता नहीं है। रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वॉर आगे फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है या इसका कोई सब्स्टिट्यूट आएगा। वॉर जिसकी है उसको खुद ही लड़ना पड़ेगा। अब वो पुराने टेक्स्ट से लड़े, नए टेक्स्ट से लड़े, नए वॉरफेयर से लड़े, पुराने वॉरफेयर से लड़े, ये उन देशों की सिरदर्द है। पर भारत कुछ नया करना चाह रहा है, अपने पुराने जो टेक्स्ट है उनसे सीखना चाह रहा है, पुराने एक्सपीरियंस से सीखना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसको माना जा सकता है। बात करते हैं HAL की। HAL के द्वारा अपनी मार्केटिंग में कोई भी कमी रखी नहीं जा रही है, पर ये मार्केटिंग बेकार की मार्केटिंग मुझे लग रही है। मैं आगे आपको बताता हूँ क्यों। असल में HAL के द्वारा इजिप्ट से ये कहा गया है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, तेजस MK1A की। हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे और आपके वहाँ इसको असेंबल ही नहीं बनाया भी जा सकेगा। असल में इजिप्ट को चाहिए 35 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो कि हल्के लड़ाकू विमान होने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर इजिप्ट के अंदर इसको बनाया जाए तो 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इस प्रकार के बनाने के इच्छुक भी हैं। परंतु ये न्यूज भी सुन चुके हैं कि इजिप्ट द्वारा साउथ कोरिया के KA-50 पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास जताया गया है और वो लगभग उसको लेने को तैयार है या उनकी डील लगभग फिक्स है। तो हो सकता है इसी कारण HAL के द्वारा अपने नए नए लुभावने ऑफर इजिप्ट को दिए जा रहे हो। हमें जानते हैं कि भारत और इजिप्ट के द्वारा कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि MiG-29 हो गए या रफेल हो गए, मिराज 2000 हो गए, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और एक रूपता है। तो क्या पता इस एयरक्राफ्ट की एक रूपता भी इजिप्ट को अच्छी लगे, इस कारण से भारत इसको और ज़्यादा इजिप्ट को प्रोजेक्ट कर रहा है। देखते हैं कि भारत को पहला एक्सपोर्ट कस्टमर कौन मिलता है। बात करते हैं टर्की के एक इंसी ड्रोन की जो कि बैरक्टर के द्वारा बनाया जाता है। बैरक्टर TB2 ड्रोन का नाम तो हम लोगों ने सुना ही है और इसका बहुत ज्यादा विश्व में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, साथ ही साथ यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। TB2 ड्रोन यूक्रेन के अंदर ही अब बनाया जाने लगा है, असेंबली ही नहीं उसका निर्माण भी यूक्रेन के अंदर ही किया जाने लगा है। बैरक्टर के द्वारा ये भी कहा गया है कि अपने एक इंसी ड्रोन को भी अब हम लोग यूक्रेन भेजने वाले हैं और वहां पे वो युद्ध में भाग लेगा। साथ ही साथ उसका निर्माण भी हम यूक्रेन के अंदर करने लगेंगे। यूक्रेन और रशिया युद्ध से टर्की को जितना फायदा हुआ है उतना किसी भी देश को नहीं हुआ है। टर्की के द्वारा बहुत ही संख्या में अपने अलग अलग प्रकार के ड्रोन यूक्रेन को दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल इस वॉर में हो रहा है और अब उनका सबसे नया और सबसे बड़ा ड्रोन इसमें भाग लेने जा रहा है। एक इंसी ड्रोन अब धीरे धीरे कई देशों की पसंद बनने लगा है, उसमें सऊदी अरेबिया, UAE और पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन पहुंच चुके हैं। एक इंसी ड्रोन की खास बात यह है कि 40,000 फीट पर ऊंचाई पर उड़ सकता है, साथ ही साथ अलग अलग छोटे बड़े कई प्रकार के मिसाइलें और हथियार और बम भी लॉन्च कर सकता है, जो कि TB2 ड्रोन से इसको ज्यादा घातक बनाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल अब यूक्रेन में करने की बात चल रही है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की बात ही चली है तो एक और न्यूज की बात कर लेते हैं हम लोग। गल्फ कंट्रीज के द्वारा पाकिस्तान से ये कहा गया था और ये चीज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कही गई थी उनके ही मिनिस्टर के द्वारा कि गल्फ कंट्रीज में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। अब इन भिखारियों में से कुछ भिखारी, कुछ 15-16 की संख्या में भिखारी फिर से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जा रहे थे। इनको एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिया गया है। इसमें 11 महिलाएं थी, एक बच्चा था और 4 पुरुष भी थे। अब इनके द्वारा ये कबूला गया वहां पर कि भाई ये भीख मांगने जा रहे हैं और
और उम्रा करके इनको एक वीज़ा दिया जाता है, इसका इस्तेमाल करके ये 1 साल के भीतर कभी भी सऊदी अरेबिया का दौरा कर सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल ये कर रहे थे और ये दिया जाता है हज यात्रियों को, और उसका इस्तेमाल करके ये भिखारी वहाँ जा रहे थे भीख मांगने के लिए। जब इनको पकड़ा गया तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जितनी भीख मांग के हम लोगों की कमाई होगी उसका 50% उन ऑफिशियल्स को दे दिया जाएगा जो कि इनको वहाँ पे पहुँचाने में हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार का वहाँ पे पूरा गिरोह चल रहा है भिखारियों का। पाकिस्तान की बात ही चली है तो हाफिज सईद की बात कर लेते हैं, लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसका लड़का अगवा हो गया है, किडनैप हो गया और ISI को पता नहीं लगा, वो खबर झूठी निकली। अब इसके बहनोई को कहा जा रहा है कि वो अगवा कर लिया गया है और ISI को पता नहीं लग रहा है। 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि ये सच्ची खबर है या नहीं है। वैसे एक और खबर है जो सच्ची है और CCTV में भी निकलकर सामने आई है। लश्कर-ए-तैयबा से ही जुड़ा हुआ एक मौलवी जो कि लगभग 30 साल की उम्र का था और इसकी हत्या करी गई है। पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनकी आपसी रंजिश थी, लश्कर-ए-तैयबा में जो आपसी रंजिश चल रही है उनके कारण इसकी हत्या करी गई है। पर ये जो अननोन गनमैन है ये कौन है, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जो लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।